नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स का जो थ्योरी कंसेप्ट है वो लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपका मात्र शेष रहा है गुणन, प्रतिलोम, शून्य के भाजक और अपना जो मैट्रिक्स है उसकी धनात्मक घातांक के बारे में कि मैट्रिक्स को जब गुणा करते हैं तो उसकी किस प्रकार से घातांक बनती है वो। और एक अपना बच्चा है सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इतना अपना टॉपिक शेष रहा है, यानी लगभग अपने 2 पार्ट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 और क्लास 10 इसके अपने वीडियोज़ लगातार अपलोड किए जाएंगे और साथ में क्लास 11 के। तो जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के आज जो अपना शेष बचा हुआ है गुणन प्रतिलोम, उसके बारे में अपना चर्चा करते हैं। इसके बारे में गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? अपने गुणन प्रतिलोम के बारे में। गुणन प्रतिलोम क्या है? देखो, आपके पास 2 मैट्रिक्स होंगे। कितने मैट्रिक्स लेंगे आप? 2 मैट्रिक्स लेंगे। जैसे मैंने एक तो ए मैट्रिक्स ले ली, एक बी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इन मैट्रिक्स का आपको गुणा करवाना है। क्या करवाना है? गुणा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 मैट्रिक्स लिए, उनका मैंने गुणा करवाया। तो आपको जब इन दोनों का जब आप गुणा करवाओगे तो गुणा करवाने पर आपके पास इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इकाई आव्यूह के बारे में अपने पढ़ चुके हैं शुरुआत के पार्ट के अंदर। क्या पढ़ा आपने कि अपने पास 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, उन मैट्रिक्स का अपने गुणा करवाएंगे तो अपने पास एक इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। अब ध्यान में रखोगे, इकाई आव्यूह आपने पढ़ा है। क्या होता है इकाई आव्यूह? इकाई आव्यूह वह होता है जिसके अंदर इकाई आव्यूह क्या होगा? इकाई आव्यूह के लिए सदैव अपने कौन सा आव्यूह लेकर चलते हैं? वर्ग आव्यूह। यानी इकाई आव्यूह प्राप्त होगा मतलब वो क्या होगा? वर्ग आव्यूह। क्या प्राप्त होगा? वर्ग आव्यूह अपने को प्राप्त होगा। तो अपने का यहाँ पे कहा कि मेरे पास 2 मैट्रिक्स होंगे और उन मैट्रिक्स को मैं गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास एक इकाई आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। तो इकाई आव्यूह प्राप्त हुआ, तब मैंने सोचा कि इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है मतलब वो कौन सा आव्यूह होगा? पहले से ही वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि इकाई आव्यूह की अपने डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अपने जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन कितने होंगे? एक एक। और मुख्य विकर्ण के अलावा जो अपने अवयव हैं वो क्या होंगे? शून्य होंगे। वही तो अपना इकाई आव्यूह था। और मुख्य विकर्ण यानी डायगोनल अपना कब बनेगा? जब बनेगा जब अपने पास कौन सा आव्यूह हो? अपना जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी अपना विकर्ण बनेगा। तो यहाँ पे इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है मतलब वर्ग आव्यूह प्राप्त होगा, ठीक है। अब वर्ग आव्यूह यानी ये वर्ग आव्यूह प्राप्त होगा तो ये वर्ग आव्यूह, इकाई आव्यूह जब भी प्राप्त हो रहा है आपके पास तो वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है इकाई आव्यूह के बारे में। तो वर्ग आव्यूह प्राप्त हो रहा है मतलब यहाँ पे अपने जो 2 मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी, ए और बी, तो वर्ग आव्यूह प्राप्त हो रहा है मतलब अपने पास पहले से 2 क्या है? दोनों के दोनों मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है। क्या है? वर्ग आव्यूह। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 2 मैट्रिक्स लूंगा वो भी दोनों क्या लूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा। कौन से? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इकाई आव्यूह प्राप्त होगा, इकाई आव्यूह प्राप्त होगा मतलब वर्ग मैट्रिक्स है, और वर्ग मैट्रिक्स है मतलब यहाँ पे मेरे को क्या लेने पड़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। अब यहाँ पे जो इकाई आव्यूह प्राप्त होगा, जिस क्रम का इकाई आव्यूह प्राप्त होगा, किस क्रम का? ऊपर जिनका जो क्रम था ना ए और बी का, उसी क्रम का अपने पास इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। जैसे अपने पास शून्य आव्यूह प्राप्त होता है तो शून्य आव्यूह प्राप्त होता है तो अपने पास कैसा प्राप्त होता है? जो आव्यूह दे रखा है उसी क्रम का प्राप्त होता है। जो वर्ग मैट्रिक्स अपने पास था उसी क्रम का अपने पास शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है तो वर्ग आव्यूह तो होगा ही, लेकिन कैसा होगा? जिस क्रम के दोनों वर्ग आव्यूह हैं उसी क्रम का अपने पास इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। अब देखो अपने क्या, ये तो अपने याद रखने के लिए मैंने ऐसा किया था कि ये 2 मैट्रिक्स लेंगे, उन मैट्रिक्स का गुणा कराओगे तो इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। इकाई आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा। और कैसा वर्ग आव्यूह होगा? कैसी वर्ग मैट्रिक्स होगी अपनी? जैसे अपने को वर्ग मैट्रिक्स पहले दे रखी है, जिस ऑर्डर की अपने वर्ग मैट्रिक्स दी है, जिस क्रम का अपने जो मैट्रिक्स दे रखा है उसी क्रम का अपने स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कौन सा? इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको क्या परिभाषा ध्यान में रखनी है कि ऐसे 2 वर्ग आव्यूह, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो फिर अपने याद कैसे रखें? परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा इसकी ये है कि जब अपने पास 2 वर्ग मैट्रिक्स हैं, उन वर्ग मैट्रिक्स का आप गुणा करवाओगे तो आपके पास उसी क्रम की एक
उसी क्रम की एक इकाई अवयव प्राप्त होगी। इकाई अवयव के साथ आपको वर्ग मैट्रिक्स नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकाई अवयव कब बनेगा, जब अपने पास वर्ग मैट्रिक्स होगा। अपने पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऐसे दो वर्ग अवयव जिनका आपस में गुणा करवाने पर, ऐसे दो वर्ग अवयव जिनको अपने आपस में परस्पर गुणा करवाने पर अपने पास एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कैसी? उसी क्रम की। जैसे इसका क्रम था 3×3, इसका भी 3×3, तो ये भी किस में आएगी 3×3 में। ये 2×2 में है तो ये भी 2×2 में लेंगे, और ये भी अपने किस में आ जाएगी 2×2 में। यानी दो अवयव, दो वर्ग मैट्रिक्स को जब अपने गुणा करवाएंगे तो उसी क्रम की अपने पास एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तब आप कह सकते हो कि ए बी का गुणन प्रतिलोमी है और बी किसका गुणन प्रतिलोमी है, ए का। क्योंकि गुणन प्रतिलोम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक्स का, जैसे अपने पास क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स, तो आपको पता है कि एक्स का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, एक्स का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/x। क्यों एक्स है और एक्स का आप गुणन प्रतिलोम पूछ रहे हो, तो गुणा का प्रतिलोम अपने किसके रूप में आएगा, भाग के रूप में। तो एक्स का गुणन प्रतिलोम 1/x, और अपने जब इनका गुणा करवा के देखेंगे उत्तर की जांच के लिए तो 1 आना चाहिए। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। सामान्यतः अपने गणित में ये पढ़ते हैं गुणन प्रतिलोम के बारे में, मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने पास 1 आ रहा है, मतलब क्या प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स आएगी, इकाई मैट्रिक्स। आपको दो अवयव के बारे में चेक करना है कि ए और बी, जैसे पी और क्यू आपके पास दो अवयव हैं, आप देखना चाहते हैं कि पी और क्यू आपस में गुणन प्रतिलोमी हैं या फिर नहीं, तो आप क्या करोगे, P और Q जो दो वर्ग अवयव, आपको वर्ग अवयव दिए होने चाहिए क्योंकि इकाई अवयव प्राप्त होगा, और इकाई अवयव सदैव वर्ग मैट्रिक्स के रूप में होगा। तो उस इकाई मैट्रिक्स के जो क्रम है वो वही होगा जो अपने पहले से दो वर्ग अवयव दे रखे हैं, उनका जो क्रम है उसी क्रम का प्राप्त होगा। तो आपके पास जो दो वर्ग मैट्रिक्स दे रखे हैं उनका आप गुणा करवाओगे। गुणा कराने पर अगर आपके पास उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि P और Q यानी जो दिए गए जो दो मैट्रिक्स थे स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या है, आपस में गुणन प्रतिलोम है। यहाँ जैसे आपके पास A और B आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उनका आपने गुणा करवाया तो आपको उसी क्रम का एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो आप कह सकते हो कि A B का गुणन प्रतिलोमी है या फिर B A का गुणन प्रतिलोमी है। ठीक है, अपने उदाहरण लेकर चलते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। तो अपने पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं A। मैंने जैसे मैट्रिक्स A ले ली, अब गुणा आपको करवाना आना चाहिए। अपने शुरुआत के पार्ट के अंदर पढ़ा हुआ है कि गुणा किस प्रकार किया जाता है, और गुणा के अनुकूल मतलब गुणा कब होगा, गुणा की शर्त का पालन होना आवश्यक है। पहला जो मैट्रिक्स है उसकी स्तंभ संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो अपने पास पहली दे रखी है A मैट्रिक्स, A का मान है 1 2 3 2 5 7, कितना दिया है 1 2 3 2 5 7 और 2 4 5, ये आपके पास दे रखी है A मैट्रिक्स। ठीक है, अभी मेरे को A मैट्रिक्स दे दी। फिर अपने बात करते हैं किसकी, B मैट्रिक्स की। किसकी बात करें, B मैट्रिक्स की। तो अपने B मैट्रिक्स दिए 3 -2 1, कितनी दी है 3 -2 1 और -4 1 1। A मैट्रिक्स दिया आपको 1 2 3 2 5 7 2 4 5। B मैट्रिक्स दिए 3 -2 1 और -4 1 और 1, और फिर आपको दिया है 2 0 -1, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको चेक, ये देखो कौन से क्रम की है, मैंने कहा था दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई होंगी, उनका आप गुणा करवाओगे तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो आप कह सकते हो कि जो आपको दे रखे हैं वर्ग अवयव शुरुआत के अंदर, जैसे A और B, वो आपके क्या हो जाएंगे, गुणन प्रतिलोमी हो जाएंगे परस्पर। अगर इकाई अवयव प्राप्त नहीं होता है उसी क्रम का तो गुणन प्रतिलोमी नहीं होंगे। तो आपके पास यहाँ पे पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी कितने हैं, 3, क्योंकि पंक्ति क्षैतिज होती है, स्तंभ अपने लंबवत बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। ये भी कौन से क्रम का है, 3×3 क्रम का। ठीक है, भी अब आपको यहाँ पे इनका क्या करवाना है, गुणा करवाना है, यानी A×B करवाना है। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे A, ये लीजिए 1 2 3 2 5 7 2 4 5। ठीक है जी, और इंटू B का अपने पास मान है कितना, 3 -2 1 -4 1 1 2 0 -1। करवाओ भी गुणा मैंने कैसे बताया था कि पहले मैट्रिक्स में, पहला तो ये ध्यान में रखना है कि गुणा के अनुकूल है कि नहीं। तो यहाँ पे तो वो दिक्कत है नहीं गुणा के अनुकूल, क्योंकि अपने क्या लिए, वर्ग मैट्रिक्स लिए, और वो भी कैसे, एक ही क्रम की दो वर्ग मैट्रिक्स लेंगे, उनको गुणा करवाने पर उसी क्रम की अपने पास एक इकाई अवयव प्राप्त होगा। और इकाई अवयव की बताने की आवश्यकता है नहीं कि वो पहले से इकाई अवयव तभी बनेगा जब वो क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो वो प्राप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि दिए गए दोनों अवयव
दोनों जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी वो क्या होगी, आपस में एक दूसरे की क्या होगी, गुणन प्रतिलोमी। यही अपने को चेक करना है। तो मैं अब गुणा करवाऊँ तो कैसे होगा, पहले के अंदर आप क्या चलोगे, बाएं से दाएं की तरफ, और दूसरे के अंदर चलोगे आप ऊपर से नीचे की तरफ। एक अपने सीधा किया गया था, गुणा करने का तरीका निकाला था। आप या तो ऐसे करो, दो तरीके मैंने आपको गुणा करने के बताए थे, पीछे के जो पार्ट थे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो किस प्रकार गुणा किया था। जैसे मैंने 1 को 3 से गुणा किया था, फिर +2 को -4, फिर +3 को 2 के साथ। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर मैंने आपको सीधा मान निकालना बताया था, आपको रब कार्य की थोड़ी सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, बाएं से दाएं की तरफ चलोगे तो आपने लिखा, जैसे a × b में ज्ञात कर रहा हूं तो बराबर ये लीजिए, मैं रफ कॉपी के अंदर जाऊंगा और लिखूंगा कि बाएं से दाएं यानी 1 2 3। बाएं से दाएं नहीं लिखना, आपको एक से चलना है बाएं से दाएं तरफ, यानी 1 2 3। तो मैंने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, ये लीजिए बाएं से दाएं की तरफ मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कि ये बाएं से दाएं की तरफ, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ वाले मान पकड़ने हैं, इसमें बाएं से दाएं वाले मान पकड़ने हैं। तो मैंने बाएं से दाएं वाले मान पकड़ के मैंने इसे लंबवत रूप में लिख दिया, ऊर्ध्वाधर रूप में लिख दिया, स्तंभ के रूप में। ठीक है भी ठीक। चलो आगे, फिर यहाँ से बाएं से दाएं की तरफ, यहाँ से क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे लिखेंगे, वो मान मैंने लिख दिया 3 -4 2। देखो कितने बने, 1 × 3 यानी 3, 2 × -4 यानी -8, 3 × 2 यानी कितना, प्लस का 6। तो प्लस के 6 प्लस के 3 तो हो गए 9, और 9 में से 8 गया, कितना बच गया, 1। यानी A11 का मान आ गया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मान आपके पास आ गया कितना, 1। A11 मतलब पहली पंक्ति है, पहला ही स्तंभ है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पहली पंक्ति का पहला अवयव अपने पीछे पढ़ लिया था, 1 का काम हो गया। फिर कॉपी के अंदर अपने वापस चलते हैं, बाएं से दाएं यानी 1 2 3, और आगे आपको मान मिला कितना, -2 1 0। 1 को -2 से गुणा करवाया तो -2, 2 को 1 से गुणा करवाया 2, 3 को 0 से गुणा करवाया तो 0। तो -2 + 2 कितने हो गए, 0। ये लीजिए भी कितना, 0। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर आपके पास बाएं से दाएं की तरफ यानी 1 2 3 लिख रखा है। फिर आगे कितना, 1 1 और -1। ये लीजिए 1 1 -1 कितना बना, 1 × 1 यानी 1, 2 × 1 यानी 2, 3 × -1 यानी -3। तो ये तो हो गया +3 और ये हो गया -3। कितना आया, 0। यानी अपनी कोई गलती नहीं होगी, रफ कॉपी के अंदर अपने कार्य कर लेंगे और यहाँ पे अपने लिख देंगे। यानी अपना कौन सा आ गया, A11 आ गया, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आ गया, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आ गया। या फिर आप बोल सकते हो A11 A12 A13। ठीक है जी, चलो फिर आगे। फिर आपको A × B ज्ञात करना है। अब अपने चलेंगे 2 5 7 की ओर, बाएं से दाएं तरफ वाला मान 2 5 7 है, तो ये लीजिए 2 5 7 लिख दिया। यहाँ चलोगे ऊपर से नीचे तो 3 -4 और कितना, 2। करवाओ गुणा, 2 × 3 यानी 6, 5 × -4 यानी -20, 7 × 2 यानी +14। तो +14 और +6 तो हो गए +20, और -20 कितने बच गए आपके पास, 0। +20 -20 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है भी, 0। फिर देखो बाएं से दाएं तो 2 5 7, यहाँ पे ऊपर से नीचे तो -2 1 0, 2 × -2 यानी -4, 5 × 1 यानी 5, 7 × 0 यानी 0, +5 -4 कितना बचा, +1। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, +1। फिर अपने बाएं से दाएं की तरफ वही मान 2 5 7, यहाँ पर चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो कितना है, 1 1 -1, 2 × 1 यानी 2, 5 × 1 यानी 5, 7 × -1 तो कितना, मैंने घटा मत देना, 7 -1 गुणा करवाना है ना आपस में। 7 × -1 यानी -7, 2 और 5 हो गए 7, 7 - 7 यानी 0। तो यहाँ पे आपके पास कितना मान आ गया, 0 मान आ गया। चलो फिर आगे गुणा करवाने के लिए मैंने पार्ट डाल दिया था कि गुणा किस प्रकार किया जाता है, गुणा के लिए अनुकूल कब होंगे, वो शर्तें क्या थी, वो सब कुछ अपने पीछे के पार्ट में पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो पीछे के पार्ट देख लें, आसानी सा काम है, आसानी से आप कर सकते हो। मैंने 2 प्रकार से गुणा करवाना आपको बताया था। फिर आपको चलना है तीसरी, अपने इस पहले वाले के अंदर चलते हैं बाएं से दाएं की तरफ। तो ये लीजिए बाएं से दाएं की तरफ वाला मान है 2 4 5। ठीक है, लिख दिया जी। फिर बाएं से दाएं की तरफ, इसमें ऊपर से नीचे वाला मान पकड़ना है बारी बारी से। तो 3 -4 और कितना है, 2। करवाओ फिर, 2 × 3 6 हो गया, 4 × -4 कितना हो गया, -16, 5 × 2 यानी 10, +10 +6 +16 और -16 कितने आ गए आपके पास, 0। तो ये लीजिए 0। फिर बाएं से दाएं तरफ वाला मैंने मान लिख रखा है। फिर ऊपर से नीचे आगे वाले स्तंभ के अंदर जाएंगे तो -2 है, +1 है, 0 है। तो कितना बना, 2 × -2 यानी -4, 4 × 1 यानी +4, 5 × 0 यानी
शून्य। ठीक है जी, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कितना हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पे आपके पास मान आया शून्य। चलो फिर आगे बाएं से दाएं की तरफ, तो आपका मान कितना लिख रखा था 2 4 5, ऊपर से नीचे की तरफ तो 1 1 माइनस 1 कितना बना 2 इंटू 1 यानी 2, 4 इंटू 1 यानी 4, 5 इंटू माइनस 1 यानी -5। तो 4 2 हो गए 6 और 6 में से 5 जाएगा तो आपके पास कितने बचे 1, ये लीजिए 1। ठीक है, भी अपने गुणा करवा दिया और आपके पास कौन से क्रम का आ गया, 3 तो पंक्ति हैं और 3 ही आपके पास क्षैतिज यानी 3 इंटू 3। आगे बात समझ में, देखो a इंटू बी और इसका मान ये आया। तो अब बताओ मेरे को ये क्या है, यहाँ पे आप देखो मुख्य विकिरण क्या होती है A11, जी बिल्कुल है A11, और ये अपना कौन सा दूसरी पंक्ति का दूसरा यानी A22, ये अपना A33। मुख्य विकिरण क्या होगी A11 A22 A33 A44 A55। तो ये जो अपने अवयव, ये मुख्य विकिरण के अवयव होंगे। कब होंगे, जब अपने पास वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव क्या है, क्या होता है, अपने पीछे के पार्ट में पढ़ा था, जहाँ पे अपने पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी वो क्या होगा, वर्ग अवयव। ठीक है, तो ये अपना क्या है, पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर है तो वर्ग अवयव अपना हो गया। पहले के जो क्रम था, जिस ऑर्डर के अपने दो अवयव ले रखे थे, उसी ऑर्डर के अपने पास एक मैट्रिक्स और प्राप्त हुई है ए बी का मान अपने को प्राप्त हुआ है 3 इंटू 3 में। तो यहाँ पे अपने जो मुख्य विकिरण के अवयव थे वो मैंने देखे तो मेरे पास समान थे और कितने थे 1 1, और मुख्य विकिरण के अलावा जितने भी जो अवयव थे वो शून्य थे। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स कौन सी थी, जहाँ पे अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मुख्य विकिरण के अवयव समान हो लेकिन 1 1 हो तथा मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। तो ऐसी मैट्रिक्स अपनी कौन सी थी, यूनिट मैट्रिक्स थी, इकाई अवयव थी। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी के बराबर क्या प्राप्त हो रही है आपको, आई प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, आई। और आई अपनी कौन से क्रम की आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो या फिर सीधा आप लिख सकते हो हिंदी के अंदर क्या प्राप्त हो रही है, इकाई अवयव यानी यूनिट मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त हो रही है। तो अपने क्या पढ़ा था कि अपने पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनको गुणा करवाएंगे, तो यदि अपने पास उसी क्रम का एक इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है तो अपने जो दो अवयव दिए थे वो एक दूसरे क्या होंगे, गुणन प्रतिलोमी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो बताओ यहाँ पे ए और बी एक दूसरे गुणन प्रतिलोमी है या फिर नहीं है, बिल्कुल है। आगे बात समझ में, चलो फिर आगे अब अपने चलते हैं शून्य के भाजक की तरफ। शून्य के भाजक क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक अपने अध्ययन कर रहे हैं शून्य के भाजक के बारे में। शून्य के भाजक क्या होंगे, आपको वही क्या लेने हैं, दो अवयव लेने हैं। क्या लेने हैं, दो अवयव। लेकिन कौन से दो अवयव, शून्य के भाजक के बारे में पूछा है तो आपको दो अवयव लेने हैं, लेकिन कौन से दो अवयव, अशून्य, दो अशून्य अवयव लोगे आप। ठीक है जी, ले लेंगे दो अशून्य अवयव और उन दोनों अशून्य अवयव का आप गुणा करवाओगे। क्या करवाना है आपको, वहाँ पे दोनों अशून्य अवयव का गुणा करवाना है। और गुणा करवाने के बाद में यदि आपके पास शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो आप लिख दोगे कि वो दोनों जो अवयव हैं उन दोनों अवयव को आप क्या बोल सकते हो, शून्य के भाजक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, शून्य के भाजक। कैसे, अपने उदाहरण लेकर चलते हैं। क्या करेंगे, अपने उदाहरण लेंगे, अपने दो मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले ली कितनी, 1 1 3 3। ए मैट्रिक्स लिए मैंने जैसे 1 1 3 3। दूसरी मैट्रिक्स लिए मैंने जैसे बी मैट्रिक्स मैंने ले ली, बी बराबर मैंने ले लिया जैसे 1 कितना माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 1। यही होना चाहिए शायद। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपने लिख दी। ये कौन सी मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स। दो अशून्य मैट्रिक्स लेनी है। यदि आपको उनका जो आप गुणा करवाओगे, गुणा करवाने के बाद यदि आपके पास शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो आप कह सकते हो कि जो दोनों अपने अवयव थे वो क्या है, अपने शून्य के भाजक हैं। तो मैं यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स का गुणा करवा रहा हूँ, ए इंटू बी। तो ए मेरे पास है 1 1 3 3 और बी मैट्रिक्स ये कौन से क्रम की थी, 2 इंटू 2 यानी वर्ग मैट्रिक्स थी मेरे पास, 2 इंटू 2। फिर अपने पास प्राप्त हो गई -1 1 और 1 -1। इनका गुणा करवाना है तो करवाओ भी गुणा। कितना मान प्राप्त हो रहा है, बाएं से दाएं की तरफ यानी 1 और 1 लेंगे, उसका गुणा होगा -1 और 1 के साथ। तो 1 का गुणा -1 के साथ -1 प्लस 1 का गुणा 1 के साथ आया प्लस का 1। तो -1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है जी, बाएं से दाएं की तरफ, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ। तो 1 का गुणा +1 के साथ प्लस का 1, इस 1 का गुणा -1 के साथ -1। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आ गया, 0।
फिर 3 और 3 का गुणा होगा -1 और 1 के साथ, तो 3 - 1 यानी -3, और 3 × 1 प्लस का कितना हो गया +3, तो ये भी कितना बन जाएगा 0। आप गुणा करवा के देख लेना, बाएं से दाएं 3 और 3 का गुणा होगा 1 - 1 के साथ, कितना बनेगा 3 × 3 और 3 का -3 के साथ होगा -3, कितना बन जाएगा 0। कौन से क्रम का 2 × 2 क्रम का, यानी मेरे पास 2 मैट्रिक्स थी और कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, अशून्य मैट्रिक्स होनी चाहिए। अशून्य मैट्रिक्स मतलब शून्य मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसा अपना मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव अपने कितने हों, 0 0 हों, तो वो अपनी शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। तो शून्य मैट्रिक्स के अलावा अपने लेना है अशून्य मैट्रिक्स अपने को लेनी है। तो मैंने 2 अशून्य मैट्रिक्स लिए, उनका मैंने गुणा करवाया, गुणा करवाने के बाद यदि शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो आप कह सकते हो कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, शून्य के भाजक हैं। ए और बी क्या है, शून्य के भाजक हैं। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का गुणा करवाने पर आपके पास कितना मान प्राप्त हो रहा है, 0 मान प्राप्त हो रहा है। कितना 0, तो दोनों का 0 मान प्राप्त हो रहा है, मतलब शून्य के क्या है, भाजक है। ओके, फिर अपने बात करते हैं परिवर्त अवयव की और सममित परिवर्त अवयव, सममित अवयव और अपने विषम सममित अवयव की। किसकी बात कर लेते हैं, अपने परिवर्त अवयव की। इस पार्ट के अंदर अपने अध्ययन कर लेते हैं परिवर्त अवयव के बारे में, और अगले पार्ट के अंदर अपने अध्ययन कर लेंगे सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों के बारे में। ठीक है, परिवर्त अवयव क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या है देखो, परिवर्त अवयव। इसमें क्या है, जैसे आपके पास कोई अवयव दे रखा है ए, ठीक है, कौन से क्रम का, जैसे आपके पास दे दिया ए अवयव, अपने व्यापक रूप लिखा था ए बराबर AIJ। आइए अपने क्या बता रही है, पंक्ति, और पंक्ति में अपने अवयव थे उसके बारे में बता रही है, जे स्तंभ के जो अवयव था उसकी संख्या के बारे में बता रही है, और बराबर लिख दिया अपने AIJ m × n। m अपनी पंक्ति थी, n क्या था, स्तंभ संख्या था। जी बिल्कुल था, लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आपको इस ए अवयव का परिवर्त अवयव प्राप्त करना है, क्या करना है, परिवर्त अवयव आपको प्राप्त करना है। यदि आपको किसी अवयव का परिवर्त अवयव प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, मात्र एक छोटा सा काम करना है। वहाँ पे जो पंक्ति की संख्या है और आपके पास अवयव में क्या होता है, स्तंभ की संख्या होती है। क्या होती है, पंक्ति की संख्या होती है और स्तंभ की संख्या होती है। उनको आपस में आप इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटरचेंज, मतलब पंक्ति को आप स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को आप क्या बना दो, पंक्ति बना दो। ऐसा करने पर आपके पास जो अवयव प्राप्त होगा वो अवयव क्या होगा, दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव होगा। क्या होगा, दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त करनी है तो कैसे करोगे, जो अवयव दिया गया है उस अवयव की जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या है उसको आपस में बदल दीजिए। पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। फिर जो अपना अवयव बनेगा वो क्या बनेगा, दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव बनेगा। किस प्रकार बनेगा, आपने कहेगा भी कैसे बना, तो कैसे बना, तो अपने एक अवयव ले लिया, ए बराबर 5 3 8 2 4 1। कौन से क्रम का है, 2 तो पंक्ति, 3 स्तंभ हैं। मेरे को ज्ञात करना है ए का परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए का परिवर्त अवयव, तो ये लीजिए ए, और इसका परिवर्त अवयव तो आप इसके ऊपर क्या लिख दो, टी लिख दो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, किसका, मैट्रिक्स ए का अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे हैं, यानी जो अवयव दिया गया है उसका परिवर्त अवयव ज्ञात कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो ए का परिवर्त अवयव, या फिर आप लिख सकते हो ए की पावर टी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए की पावर टी है वो किसको बता रहा है कि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स ए का आपने क्या ज्ञात किया, टी मतलब ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात किया है। ए की पावर टी क्या है, कोई आपके पास अवयव ए दिया गया है तो उसका क्या है, परिवर्त अवयव है। बी की पावर टी है मतलब बी अवयव का परिवर्त अवयव है। सी की पावर टी है मतलब मैट्रिक्स सी का क्या है, परिवर्त अवयव है। ए की पावर टी मतलब ए का परिवर्त अवयव है। तो कैसे अपने ज्ञात करेंगे, जो पंक्ति की संख्या है उसको स्तंभ बना दो, स्तंभ वालों को क्या कर दो, पंक्ति। जो पंक्ति वाली अपने क्या करेंगे, इस पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। कैसे बनेगा देखो, पंक्ति यही तो अपनी 5 3 8, उसको आप स्तंभ बना दो, तो 5 3 8, ठीक है, बना दिया। और ये भी तो अपनी क्या है, पंक्ति, इस पंक्ति को आप क्या बना दो, स्तंभ। तो क्या बन गया, 2 4 1, यानी पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। तो मैंने इन पंक्तियों को स्तंभ बना दिया। तो आप कहोगे स्तंभ को तो पंक्ति नहीं बनाया, देखो बना दिया। कैसे नहीं बनाया, स्तंभ अपने क्या था, 5 2 था, उसको पंक्ति बना दिया है, देखो 5 2।
स्तंभ अपना क्या था 3 4, उसको मैंने पंक्ति बना दिया 3 4। स्तंभ अपना 8 1 था, उसको मैंने पंक्ति बना दिया कितना 8 1। आई बात समझ में? यानी जो पंक्ति थी उसको आप स्तंभ में बदल दोगे तो स्तंभ अपने आप किस में चला जाएगा, पंक्ति में, ऑटोमेटिक अपना चेंज हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे पंक्ति चेंज की थी, स्तंभ वाला अपने आप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी पंक्तियों की संख्या को आप स्तंभ बना दो, या फिर एक ही काम करना है दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो पंक्तियों को आप स्तंभ की संख्या के रूप में लिख दो, या फिर स्तंभ को आप किसके रूप में लिख दो, पंक्ति के रूप में। ये मत चेंज कर देना कि 2 × 3 3 × 2 लिख दिया और वो मान वैसे का वैसा पड़ा है, ऐसा कैसा है, आगे जाके लिख दिया 3 × 2। तो पंक्ति को तो आपने स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्ति यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो चेंज नहीं किया ना। दोनों तरफ चेंज करना है, अपने पंक्ति को आप किस में लिख दो, स्तंभ में, या फिर स्तंभ को आप किस में बदलना है, पंक्ति में। तो मैंने पंक्तियों को किस में बदल दिया, स्तंभ में। तो स्तंभ को मेरे क्या होगा, अपने आप मान बदल जाएगा, जैसे अपने यहाँ पे देखा था। कितना बना, पंक्ति अपने पास आ गई 3, स्तंभ कितने आ गए 2, 3 × 2। देखो पंक्ति 2 थी तो अपनी पंक्ति हो गई 3, स्तंभ 3 थे तो कितने हो गए 2, क्योंकि अपने मान क्या कर दिया, चेंज। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दोगे या फिर स्तंभ को पंक्तियों में बदल देंगे तो अपने पास जो अवयव प्राप्त होगा वो क्या होगा, दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव होगा। आ गई बात समझ में? अब अपना शेष रहा है मात्र एक, अपने एक और देख लेते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स आपको दिया गया होता है उसकी अपनी घात के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, घात के बारे में। उसकी अपने घात के बारे में देख लेते हैं, किसकी, मैट्रिक्स के बारे में। जो अवयव आपको दिया गया है उसकी पावर के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, घातांक के बारे में। सामान्य से आपने पढ़ा है, जैसे आपके पास x था तो आपने x को x से गुणा किया था, आपके पास आया था x²। और यदि आपने x² को x से गुणा किया तो आपके पास आ गया था x³। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि आपके पास A मैट्रिक्स दिया हुआ होगा तो A मैट्रिक्स दिया होगा और फिर वापस आपको A मैट्रिक्स से गुणा करने के बारे में कहेगा, तो आपके पास जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, A का वर्ग यानी A²। यदि आपको A² को आप गुणा करवा रहे हो किसके साथ, A के साथ, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, A³ अपने पढ़ा हुआ है। वही सामान्य सी बात है, A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ गुणा करवाओगे तो किसका मान आएगा, A² के बराबर मान आएगा। और A² को आप A से गुणा करवा रहे हो तो आपके पास किसका मान आएगा, A³ यानी क्वेश्चन के अंदर आपको कह दिया जैसे A³ तो आप क्या करोगे, A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से गुणा करवाओगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा A²। फिर आप A² को गुणा करवाओगे, A² का जो मान है उसको आप वापस गुणा करवाओगे A मैट्रिक्स के साथ, तो फिर आपके पास आ जाएगा A³। आगे बात समझ में? यही काम करना है आपको। A² ज्ञात करना है तो आप A मैट्रिक्स को किसके साथ गुणा करवा दोगे, A मैट्रिक्स के साथ। किसका मान आ जाएगा, A² का। ठीक है, अब अपने बचाए मात्र कौन सा, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। फिर अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देंगे। डेली अपने क्लास 12 की वीडियो डालेंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।